जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हम स्टैट्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, हमने कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी थी, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमने उसके करेक्टरिस्टिक, उसके फंक्शन, इसको डिस्कस किया था। देन हमने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था क्या होता है, और इसके मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनियर वाला जो आपका टॉपिक है वो भी कहीं हद तक हमने कवर कर लिया था कि कैसे क्वेश्चनियर में क्या होता है, प्री टेस्ट क्या होता है, ये सब हमने देखा था। तो टॉपिक मैं नहीं समझता तब तक बच्चों को प्रिपेयर नहीं होता जब तक उसके बेसिस में एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस ना करो। तो आज हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ मैंने इसी सेशन में पीवाईक्यू जो पिछले पेपर में आए थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो भी डाल दिए हैं। ठीक है। इस टॉपिक के रिलेटेड तो उसको हम अच्छे से कवर कर ले। सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बट आप सबने पढ़ा हुआ है यार, ये टॉपिक पहले मैंने समझाया हुआ है कंसेप्ट, तो क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मैथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर इलिटरेट। ठीक है। जब रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसमें से कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा सूटेबल है उसके लिए। ठीक है। देखो यार, पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मान लो आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो यार एक ही वीडियो अभी डाली है स्टैट्स की, वो देख लो ना, उसको पढ़ के आओ, फिर एमसीक्यू लगाओ, देखना बहुत हेल्प मिलेगी। तो कौन सा मेथड सूटेबल है रिस्पोंडेंट जब पढ़ा लिखा नहीं है? क्वेश्चनियर मेथड, ईमेल सर्वे, शेड्यूल मेथड या ऑनलाइन फॉर्म? तो बताओ। देखो भाई, सिंपल बात, अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आप उसको क्वेश्चनियर दोगे, क्वेश्चनियर क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं और आपको खुद भरने पड़ते हैं उसके आंसर। ठीक है। मान लो मेल में आपको आए, आपने भर के उसके आंसर करने। तो भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्वेश्चनियर कैसे भरेगा? उसको खुद तो भरने नहीं होगा। तो क्वेश्चनियर कोई सूटेबल मेथड नहीं है जब इंसान आगे वाला रिस्पॉन्डेंट पढ़ा लिखा ना हो। रिस्पॉन्डेंट वो बंदा होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। ईमेल सर्वे, देखो ईमेल सर्वे में क्या होता है, आपको ईमेल में क्वेश्चन भेजे जाते हैं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि आगे वाला बंदा ही इलिटरेट है, उसको पढ़ना लिखा नहीं है, तो वो नहीं भर सकता। ऑनलाइन फॉर्म भी खुद ब खुद नहीं भरे जा सकते। शेड्यूल मेथड इज द बेस्ट मेथड जब आगे वाला पर्सन जो है वो इलिटरेट है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल मेथड में क्या होता है कि शेड्यूल मतलब जस्ट लाइक अब एक क्वेश्चन का पेजेस होते हैं, बट इन शेड्यूल्स को भरता कौन है? ट्रेंड बंदे। ठीक है। अब कोई भी ट्रेंड इन्यूमरेटर्स जिनको कहा जाता है, ट्रेंड इन्यूमरेटर जो होगा वो जाएगा कहां पर? रिस्पॉन्डेंट के घर पे, रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन पूछेगा, रिस्पॉन्डेंट उसका आंसर देगा, और यही जो ट्रेंड इन्यूमरेटर है वो शेड्यूल में भरेगा। ठीक है। तो शेड्यूल मेथड एक ट्रेंड इंटरव्यूअर या इन्यूमरेटर खुद भरता है, वो जस्ट रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन पूछता है। आप देखो ना, एक अगर रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट है, अगर मैं पूछ रहा हूँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम तो बता देगा। तुम क्या खेती बाड़ी करते हो, या तुम क्या करते हो, तुम मतलब एग्रीकल्चर में हो, या तुम कोई नौकरी करते हो, या कुछ जो भी मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा तो वो आंसर देगा। और बेसिकली जो हमारे पास शेड्यूल जो है वो किसने भरना है? ट्रेंड इन्यूमरेटर में। तो इसीलिए शेड्यूल मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन इफ अनदर पर्सन इज रिस्पॉन्डेंट इज इलिटरेट। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही चाहिए। ठीक है। देखो, क्वेश्चन मेथड की यही तो लिमिटेशन है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर शेड्यूल मेथड की बात की। तो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनर मेथड में क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहली बात, क्वेश्चनर मेथड सिर्फ लिटरेट के लिए है। अगर कोई पर्सन इलिटरेट है तो उसके लिए हम क्वेश्चनियर मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चनियर मेथड है, मान लो मैंने सारे सेट ऑफ क्वेश्चन बना के आपको भेज दिए। अब क्या पता आप सबके आंसर ना भर के भेजो, तो वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको क्वेश्चनियर जो है वो मेल कर दिया, आपने क्या किया, उसको डाउनलोड किया, उसमें क्वेश्चनियर के आंसर बने, बट आधे क्वेश्चनों के भरे, आधे के नहीं भरे, तो इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इसका ये भी ड्रॉबैक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट इन्वॉल्व होगा तभी काम होगा। अगर रिस्पॉन्डेंट की मूड नहीं है, उसको आंसर नहीं करने, तो वो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन मेथड यहाँ पर भी उसका ड्रॉबैक है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम मेल में क्वेश्चन भेजते हैं, आगे रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो इसी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमने कौन सा मेथड लाया था? शेड्यूल मेथड। और आजकल जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट सर्वे होते हैं, सारे शेड्यूल मेथड के तहत ही होते हैं। मान लो सेंसस होगा, तो वो शेड्यूल मेथड में इन्यूमरेटर्स ट्रेन सिलेक्ट होंगे और वो जाके डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच मैथड सफर्स फ्रॉम नॉन रिस्पॉन्सिव बायस। अभी यही चीज तो पहले ही समझा दी मैंने। कौन सा मैथड है जो नॉन रिस्पॉन्सिव बायस से सफर करता है? मतलब नॉन रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो कौन से मेथड में हो सकता है? देखो, शेड्यूल मेथड में तो ऐसा नहीं होगा। शेड्यूल मेथड में तुम सामने गए हो, तुम उससे पूछ रहे हो, तो भाई वो कुछ ना कुछ आंसर तो करेगा। ऑब्जर्वेशन में आप उसको देख के चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ना कुछ भर दोगे ना इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चनियर मेथड इसका आंसर है। क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है कि नॉन रिस्पॉन्स जो है बायस होता है, मतलब अगर रिस्पॉन्डेंट चाहेगा तो वो आंसर करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। पर्सनल इंटरव्यू में भी रिस्पॉन्स नॉन रिस्पॉन्स बायस नहीं होता। पर्सनल इंटरव्यू, आप पर्सनली बंदे से इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अब आपने इसमें मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो यार, 1 मिनट लगाओ, इसको ट्राई करो। ये लेफ्ट साइड में हमने लिखे हुए मेथड और उसका यूज जो है हमने राइट साइड में लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में हमारे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनियर और ऑब्जर्वेशन, ये सारे किस में आते हैं? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो। उसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो? मान लो आप किसी से डेटा डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, मान लो एक क्रिमिनल है, उसे डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो कि तूने चोरी की है या तूने कोई मर्डर किया है। आप उसके पड़ोसी से पूछोगे ना, तो वो इनडायरेक्ट में आता है, थर्ड पार्टी से जब हम पूछते हैं। क्वेश्चन ईयर में सेट ऑफ क्वेश्चन जाते हैं, ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व करते हो बंदे को देख के, ठीक है। आप देखो इसमें कौन सा परफेक्ट मैच होता है, ठीक है। तो करो, जो सबसे पहले डीप पर्सनल इंटरव्यू वहां पर यूज होता है जहां पर हमें किसी से डीप प्रोबिंग करनी हो, मतलब जहां पर मान लो किसी को पॉडकास्ट में बुला लिया, तो वो एक तरह का डीप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है उसका, तो उसमें हम उसकी लाइफ की अच्छी प्रोबिंग कर सकते हैं, अंदर तक जाके उसकी लाइफ में पूछ सकते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वहां पर यूज होती है जहां पर सेंसिटिव इशू हो या इलीगल एक्टिव, मान लो कोई क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व है, तो इसका ये है। क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर कहाँ पर यूज होता है? जहां पर रिस्पॉन्डेंट डिस्पर्स्ड होते हैं। मान लो कोई बैठा हुआ है जम्मू, कोई बैठा हुआ है श्रीनगर, ठीक है, सुनना ध्यान से, कोई जम्मू बैठा हुआ है, कोई श्रीनगर बैठा हुआ है, तुम्हें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो तुम क्या करोगे? एक शेड्यूल लेके एक इन्यूमरेटर को पहले जम्मू भेजोगे फिर श्रीनगर भेजोगे, ऐसा करोगे? नहीं, तुम एक करोगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाओगे, दोनों को मेल कर दोगे, वो क्वेश्चन ये भर के आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है जब रिस्पॉन्डेंट जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं। और ऑब्जर्वेशन, जहां भी एनालिसिस की बात हो, कोई चीज एनालाइज करने की बात हो, वो ऑब्जर्वेशन मेथड में ही आता है। तो इसका आंसर बेसिकली आपका ऑप्शन यही करेक्ट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। यार वीडियो पॉज करके पहले खुद भी ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि मेरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, कंसेप्ट भी मेरे से पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज के आंसर भी मेरे से सुन रहे हो, फिर तुम क्या कर रहे हो? तो पहले वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही ना यार, ये रिकॉर्डेड वीडियो ऐसा तो है नहीं कि लाइव है और आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई करो। नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले, सेकेंडरी डेटा इज चीपर टू कलेक्ट। सेकेंडरी डेटा जो है वो सस्ता है कलेक्ट करना। सेकंड, इट इज कलेक्टेड बाय द रिसर्चर डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट। सेकेंडरी डेटा को रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करता है। भाई अगर वो डायरेक्टली कलेक्ट करता होता तो वो प्राइमरी डेटा नहीं होता, वो सेकेंडरी कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। कि पहली स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है क्योंकि आपका जो सेकेंडरी डेटा है वो चीप है। देखो सेकेंडरी डेटा जो है उसमें आप क्या करते हो? मान लो कोई पब्लिश डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, मान लो कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से डेटा उठा लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पिछले दिन में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाया था, तो मुझे हाई कोर्ट के बारे में बताना था कब आया हाई कोर्ट। तो मैंने क्या किया, जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में गया, उधर से डेटा उठा लिया। तो मैंने सेकेंडरी डेटा एक तरह से कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसका मेरे को क्या खर्चा लगा गवर्नमेंट की साइड में जाके डेटा? नहीं, तो चीपर है तो कलेक्ट करना। बट वही अगर डेटा मेरे को जाके पूछना पड़ता किसी से, तो कितना महंगा हो जाता वो, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा के जो बेनिफिट्स है वो देखो, एक तो सेकेंडरी डेटा का मेन बेनिफिट है कि लेस कॉस्ट है, ठीक है, मतलब चीपर है, सस्ता है। दूसरा, इसमें लेस टाइम लगता है। मतलब मान लो आप गूगल में सर्च करोगे सिंपली, तो आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, तो लेस टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पर्सनल बायस इतना नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट मैथ उसकी बात करोगे, अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो मैं किसी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, अगर मान लो उसकी मुझे कोई बात पसंद नहीं आई, तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो पर्सनल बायस वहां पर होती है। बट यहाँ पर पर्सनल बायस जो है कम होती है। ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूँ किसके? सेकेंडरी डेटा के। सेकेंडरी डेटा, पहली बात तो उसकी कॉस्ट कम होती है, वो सस्ता होता है। उसके बाद उसमें कम टाइम लगता है उसको कलेक्ट करने में। पर्सनल बायस उसमें कम होती है और ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं हम, लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। भाई थोड़ा बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस देख लो, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी बताऊंगा आपको पीवाईक्यू जो आए, तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, ऐसे ही समझ लेना है। इसमें से जो दो तीन चार क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, ऐसे ही कर लोगे। नेक्स्ट देखो, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कलेक्टिंग डेटा इन रिमोट ट्राइबल एरिया। मान लो आपने ट्राइबल एरियाज में डेटा कलेक्ट करना है, तो कौन सा मेथड इसमें से मोस्ट सुटेबल है बताओ? या मान लो किसी रूरल एरिया में जाके डेटा कलेक्ट करना है, ऑनलाइन क्वेश्चन, भाई उनको ऑनलाइन क्वेश्चन भेजोगे, उनको पढ़ना आएगा तो ऑनलाइन क्वेश्चन में फेल होंगे ना। शेड्यूल मेथड, ईमेल सर्वे, सेकेंडरी डेटा नहीं। अगर आपको डेटा रिमोट ट्राइबल एरिया में कलेक्ट करना है, तो उसके लिए अच्छा मेथड है शेड्यूल मेथड। मतलब आप क्या करोगे, ट्रेन लोगों, पहले उनको ट्रेनिंग दोगे, ट्राइबल एरिया में जाना है, लोगों से किस तरह से बात करनी है, फिर किस तरह से डेटा लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर, जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरा वन ऑफ द सब्जेक्ट इज जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी में हमें लास्ट पे एक टॉपिक मिला था, उसमें हमें सर्वे करना था पत्नी टॉप में, ठीक है। तो वहां पर हमने लोगों में घर घर जाके उनसे क्वेश्चंस पूछे थे। अब अब वहां पर जाके लोगों को, वो भी हमें शेड्यूल मिले थे, हमें शेड्यूल फिल करना था और सबमिट करना था इन कॉलेज। तो अब उन लोगों से बात करनी थी, तो वहां पर आप
अब हमें पहले एज अ टीचर ने हमें बताया था कि कैसे आपने बात करनी है, मतलब लोगों ने जाके बिल्कुल प्यार से बात करना है, उनको बोलना है। हम उनको सबसे पहले तो रीजन बताना होता है कि आप क्यों सर्वे कर रहे हो, ठीक है, ताकि उनको पता चले। फिर वो अच्छे से खुल के आपको आंसर देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपके याद रखना है, शेड्यूल मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी डेटा, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा का फीचर नहीं है, बताओ यार। ये क्वेश्चन तो खुद करो, बताओ कौन सा फीचर नहीं है प्राइमरी डेटा का। सबसे पहली बात, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, तो बिल्कुल ये फीचर है, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी डेटा में। ज्यादा एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल ये भी ठीक है। हायर रिलायबल, आप इसमें रिलायबल रह सकते हैं। हाँ, सेकेंडरी डेटा में आप रिलाई नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि आपको क्या पता वो डेटा किसने कलेक्ट किया हुआ है, वो गलत भी हो सकता है। ऐसा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है वहां से तो ठीक है। मान लो आप गूगल में विकीपीडिया से डेटा ले रहे हो, तो भाई वो कितना करेक्ट होता है, बहुत। किसी जगह में दिखाया होता है ये लेक पुलवामा में है, किसी में बताया हुआ अनंतनाग में, किसी में इसमें, पागल हो जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि कौन सा प्राइमरी डेटा का फीचर नहीं है, ये है ऑलवेज इन एक्सपेंसिव। ये प्राइमरी डेटा का फीचर नहीं है, ठीक है। ऑलवेज इन एक्सपेंसिव का मतलब जिसका रिलेटिवली लो प्राइस ही हमेशा रहे। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है लो प्राइस का काम नहीं है, महंगा काम है। अगर तुम मान लो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए इन्यूमरेटर मेथड का यूज करते हो, इन्यूमरेटर मेथड मान लो कि आप ट्रेंड बंदे भेजते हो, तो भाई आपको ट्रेंड बंदे, जब सेंसस होगा ना, इतना खर्चा आता है। पहले तो उनको आपको इन्यूमरेशन के लिए पहले ट्रेनिंग देनी है इन्यूमरेटर्स को इतनी बार, फिर उनको जो भेजना है उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर आपको उनको जो है बेसिकली अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं, तो मतलब बहुत खर्चा आता है, ठीक है। तो ये इनएक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, डेटा कलेक्टेड थ्रू द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। बाय द सेंसस कमीशन, देखो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया मतलब वही जो सेंसस करवा रहा है, वो किस तरह की डेटा कलेक्शन है, मतलब सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी कर रहे हैं, वो पैनल डेटा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, जैसे लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंटली जो डेटा कलेक्ट होता है। तो ये एक तरह का प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। इसके लिए हम कौन सा मैथड यूज करें, इन्यूमरेट। ये बहुत बार रिपीट कर लिया, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज, सेकेंडरी डेटा की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, इसकी कलेक्शन कॉस्ट ज्यादा है। नहीं यार, सेकेंडरी डेटा की कलेक्शन कॉस्ट तो बहुत कम है, ठीक है। सेकंड आपका है लिमिटेड अवेलेबल, क्या सेकेंडरी डेटा कम अवेलेबल है, नहीं, अच्छा खासा सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है। अननोन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग कलेक्शन प्रोसेस, नहीं, ये तो जल्दी हो जाता है, लेस टाइम लगता है। इसमें सेकेंडरी डेटा के डिसएडवांटेज ये है कि अननोन बंदे हैं, एक्यूरेसी का कोई पता नहीं है, रिलायबल है या नहीं है हमें नहीं पता। मान लो तुम विकिपीडिया में डेटा ले रहे हो, तो भाई डालने वाला कौन था तुम्हें थोड़ी पता है, ठीक है। वो आप जस्ट डेटा उठा रहे हो, वो गलत है सही है। पर्सनल में ये तो होता है ना, एक्यूरेसी होती है, हम गए हमने खुद की है, तो वो पर्सनल डेटा में एक्यूरेसी होती है। यहाँ पर एक्यूरेसी का इतना कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक जो है क्वेश्चनियर वाला, उसका क्वेश्चन डाला हुआ मैंने यहाँ पर। क्वेश्चनियर भी ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनियर इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यूनिफॉर्मिटी होती है एक जैसे रिस्पॉन्स। देखो मान लो, आप देखो ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, आपने 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है, मान लो, ठीक है। आपने 50 लोगों से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। अब आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज करो कि बाद में आप अच्छे से उनको कंपेयर कर पाओ, ठीक है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चनियर में किस तरह के क्वेश्चन यूज करोगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करोगे, क्लोज एंडेड प्रोबिंग मतलब उनकी लाइफ के अंदर झांकने वाले, या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करोगे, कैसे क्वेश्चन रखोगे। देखो, जब भी आपको रिस्पॉन्स में यूनिफॉर्मिटी लानी हो, तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन का यूज करोगे। देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिन क्वेश्चन का रिस्पोंडेंट को बस आपने जस्ट कुछ ऑप्शन दिए, उनको उन्हीं ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। मान लो यस नो का ऑप्शन दिया है, ठीक है। मान लो आपने मल्टीपल चॉइस दे दिए चार, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ये सारे किस में आते हैं, क्लोज एंडेड, मतलब उसका एंड क्लोज है, वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। ओपन एंडेड वो आ गया जहां पर मैं अगर बोलूं कि क्या जम्मू कश्मीर में एनसी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, ठीक है, तो उसके बारे में बताओ, ये हो गया ओपन एंडेड। अब लंबी गाथ है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं ना रहेगी 50 बंदों की। बट मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या एनसी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में अच्छा काम किया, यस और नो, बस इतना क्वेश्चन, तो भाई आपको या तो यस बोलना है या नो। फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ, 50 में से मान लो 35 ने यस बोला, तो कितने ने नो बोला, ठीक है, बस ऐसे आप कर सकते हो। तो इसका मतलब जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है उनका ये फायदा है कि आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज में ला सकते हो, ठीक है। और ओपन एंडेड क्या और क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। ये क्वेश्चन ये जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बोला जाता है, देखो जब भी हम क्वेश्चन ये बनाते हैं, अभी एक लेक्चर में थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उन क्वेश्चन में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए, क्लोज एंडेड, जहां पर जो रिक्वायर्ड है।
मान लो आपको किसी का नाम पूछना है तो वो तो ओपन एंडेड ही आएगा, उसमें आप नहीं ना दे सकते कि 5 ऑप्शन दे दूं, मतलब ये 5 इनमें से ही नाम लेना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वो ओपन एंडेड है। बट अगर मुझे कुछ चीजें कंपैरिजन करवाना है सबके बीच में, तो वो क्लोज एंडेड में 3-4 ऑप्शन देके उनको दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ क्वेश्चनियर डिफर्स फ्रॉम अ शेड्यूल इन दैट, एक क्वेश्चनियर जो है वो शेड्यूल से किस चीज में डिफर होता है, ये बताओ मुझे, ठीक है। क्या क्वेश्चनियर, मतलब हमें बताना है क्वेश्चनियर शेड्यूल से किस चीज में अलग है, ठीक है। पहला आपको कह रहा है इट इज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, क्वेश्चनियर को इन्यूमरेटर फिल करता है, नहीं, इसको शेड्यूल को फिल करता है। इट इज कंप्लीटेड बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, इसको रिस्पोंडेंट फिल करता है, ये करेक्ट है। इट रिक्वायर्स पर्सनैलिटी, इट इज ऑलवेज वर्बल, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्वेश्चनियर शेड्यूल से इस बात में अलग है, क्वेश्चनियर को रिस्पोंडेंट जो है वो कंप्लीट करता है खुद ही, ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ वेल डिजाइन क्वेश्चनियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चनियर वाला टॉपिक है, तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चनियर आप बनाते हो, मतलब जो सेट ऑफ एक यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन आप बनाते हो अपने डेटा के लिए, उसमें क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, यूजेस सिंपल क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, तो बिल्कुल सिंपल क्लियर और ना ही कंफ्यूजन करने वाली लैंग्वेज यूज करें, तो बिल्कुल अच्छी बात है, यही करनी चाहिए। अवॉइड्स डबल बैरल्ड क्वेश्चन, डबल बैरल्ड क्वेश्चन को आपने अवॉइड करना है, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। इंक्लूड बोथ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन एज नीडेड, दोनों चाहिए बिल्कुल। अब अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर था। अब आपको मुझे बताना कि डबल, ये जो डबल बैरल्ड क्वेश्चन है ये क्या होता है, ठीक है, डबल बैरल्ड क्वेश्चन, ठीक है। डबल बैरल्ड क्वेश्चन को बेसिकली हम बोलते हैं कंपाउंड क्वेश्चन, कौन से बोलते हैं, कंपाउंड क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तीन टॉपिक पूछ लिए। जब एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टॉपिक पूछ लेते हो, वो कौन से बन जाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड होता है एक से ज्यादा चीजें एक ही जगह होगी, ठीक है। अब इसका क्या दिक्कत है, इसका ये दिक्कत है कि तुम जो है, मान लो तीन अलग अलग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, तुम पर्टिकुलर किसी एक, मान लो तुम्हें एक पसंद है, एक नहीं पसंद था, एक कम पसंद था, बट तुम उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाते, ठीक है, इसलिए डबल बाइल्ड क्वेश्चन हमें नहीं करने। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वाज द कस्टमर सर्विस फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। मतलब देखो, आपने कहीं पर गए आप कहीं पर, तो वहां पर मान लो जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया, तो जोमेटो वालों का मैसेज आ जाता है, वाज द कस्टमर सर्विस फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। मुझे बताओ तुम्हें फ्रेंडली नहीं लगी, इस क्वेश्चन में क्या तुम एडजस्ट कर सकते हो उसको। ये बोल ही रहा है कि क्या तुम्हारी कस्टमर जो हमारी सर्विसेज थी वो फ्रेंडली भी थी और एफिशिएंट भी थी, मतलब वो फ्रेंडली भी थी और एफिशिएंट ही थी। ये खुद ही मान के चल रहे हैं फ्रेंडली और एफिशिएंट दोनों है, पर तुम्हें नहीं लगी। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन, डबल बैरल्ड क्वेश्चन जो है कंपाउंड वाले, वो आप यूज नहीं कर रहे। मतलब क्वेश्चन ये जो बनाना होता है वो बिल्कुल सिंपल सा बनाना होता है, और सिंपल सा बनाने के बाद उसको पहले प्री टेस्ट करो। प्री टेस्ट मैंने आपको बताया था, प्री टेस्ट करके आप अपने जो है पायलट लोगों को भी भेज सकते हो, वहां से चेक करवा के फिर ही चलना चाहिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन ईयर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर है। इसमें ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मल्टीपल चॉइस और डाइकोटोमस, ये मैं सारे आपको बताएं। ओपन एंडेड इनमें से कौन सा है, यस और नो रिस्पॉन्स वाले ओपन एंडेड होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू पॉलिसी, ये ओपन एंडेड है ना, यहाँ पर आप कुछ भी आंसर दे सकते हो कि आपको नई पॉलिसी के बारे में क्या पता। ओपन एंडेड मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द फाइव चॉइसेस, उसके बाद रेट द सर्विस फ्रॉम 1 to 5, तो बताओ इनमें से क्या है। इनमें से अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, क्लोज है, देखो मल्टीपल चॉइसेस भी क्लोज एंडेड में आते हैं और डाइकोटॉमस भी क्लोज एंडेड में आते हैं। डाई का मतलब टू, डाइकोटॉमस का मतलब वो हो गया जहां पर आपके पास दो ही ऑप्शन है क्लोज एंडेड में, ठीक है। या तो यस नो बोल देगा, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, मतलब आपके दो ऑप्शन है, ठीक है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे मान लो यस नो, मैं आपको कोई चीज पूछता हूँ, क्या ये मतलब मान लो आपको किसी सर्विसेज में पिज्जा ऑर्डर हुआ जोमेटो से, जोमेटो पूछता है क्या पिज्जा टेस्टी था या नहीं था, यस और नो, ठीक है, तो वो सिंपल है। या ऐसे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बोलते हैं ना क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट में है, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब या तो वो नहीं होगा या होगा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको बोलते हैं डाइकोटोमस, दो ऑप्शन है सिर्फ। या आप किसी चीज से एग्री करते हो, डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, ये सारे डाइकोटोमस में आते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर आपको, मान लो आपके पास ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस वो होते हैं एक ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग 5 चॉइसेस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट देखो, मल्टीपल चॉइसेस, डाइकोटोमस टाइप, ये सारे किसके अंदर आते हैं, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वहां पर वो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनियर में, क्वेश्चनियर के अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको कुछ
प्री डिटरमाइंड ऑप्शंस के बीच में से चीज उठानी है, ठीक है। और ओपन एंडेड में कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो मन चाहे आप दे सकते हो, तो वो सारे ओपन एंडेड में आ जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको क्वेश्चन वाला कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया। तो 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ये आपके मैंने एमसीक्यू लाए थे। अब आपके पेपर में चलते हैं, ये आपका पीवाईक्यू है किसका, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन इंग्लिश का ये छोड़ो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी डेटा इज प्राइमरी सोर्स फ्रॉम, जो सेकेंडरी डेटा है वो प्राइमरी आप इनमें से किसको मानोगे, कहां से ले सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज में से, ठीक है। ओरिजिनली आप खुद रिसर्च स्टडी कर रहे हो, क्या वो सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, जो डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल है। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, पर्सनल इंटरव्यू, भाई ये तो आपका प्राइमरी डेटा है। और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी प्राइमरी डेटा। आपको अगर सिर्फ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड की टाइप ही आ जाती है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। भाई ये मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, जब उनको समझ आ जाती है वो बोलते हैं सर इजी क्वेश्चन पढ़ाए। भाई तुम्हारे पेपर में आए हैं यार, तो इजी आए हैं, तो वही पढ़ा रहा हूँ। अब अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए, फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन करो, आप कर लोगे इस टॉपिक में, ठीक है। अब ये स्टैट्स का दूसरा सेशन है हमारा, और इसमें हमने स्टैट्स क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन, और उसके साथ क्वेश्चनियर वाला भी ऑलमोस्ट कवर, उसमें कुछ नहीं है बताने वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट कवर करेंगे। बाकी मैंने आपको क्लासेस का शेड्यूल ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। मे बी यहाँ पर भी वो, मुझे लगता है मैंने शायद डाला नहीं, कोई बात नहीं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी आज क्लास है, आज कितनी डेट है, सेकंड, अब आपकी 5th को क्लास है, तो 5 जैन को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जो 2 टॉपिक होंगे हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड की एग्जांपल है। सर्वेइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करें उनको जब आप वापस सर्वे करते हो तो वो प्राइमरी डेटा है, नहीं। रिव्यूइंग सेंसस डेटा को रिव्यू कर रहे हो, भाई रिव्यू कर रहे हैं ना, इसका मतलब पहले उसमें काम हुआ। एनालाइजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्ट्री के रिकॉर्ड बने हुए हैं, आप उसको एनालाइज करो, तो ये भी सेकेंडरी में डेटा जाता है। प्राइमरी डेटा वही होता है जो फर्स्ट टाइम हो, फर्स्ट टाइम, ठीक है। कंडक्टिंग इंटरव्यू एंड सर्वे, तो जब आप इंटरव्यू या सर्वे करते हो तो वो एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको आया था। पहला ऑप्शन कहता है क्वेश्चनियर कलेक्ट, देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग जेकेएसएसबी ने गलत करी थी, ठीक है। इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं था इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का, इन्होंने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा, बट फिर भी हम आंसर तक पहुंच सकते थे। इसका आंसर जेकेएसएसबी ने दिया था ऑप्शन डी, मतलब इसमें से उन्होंने बोलता है बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, बी ऑप्शन तो सच में करेक्ट है। कहता है कि द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा यू कलेक्ट एंड द रिस्पॉन्स रेट यू अचीव डिपेंड लार्जली ऑन द डिजाइन ऑफ योर क्वेश्चन। आपका डेटा कितना वैलिड या कितना रिलायबल होगा, ये इस बात में डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कितना अच्छे से बनाए। अगर आपने क्वेश्चन ही अजीब से बनाए हैं, मुश्किल क्वेश्चन बनाए हैं, स्लैंग यूज किया, उल्टे सीधी चीजें यूज की हैं, तो भाई वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगले रिस्पॉन्डेंट को तो आंसर भी गलत ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। तो अब बाकी देखो, कलेक्ट द डेटा विदाउट अ पायलट टेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चनर। अगर देखो कि ये बोल रहा है कि क्वेश्चनियर मेथड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्वेश्चनियर मेथड में आपको डेटा कलेक्ट करना है, पायलट टेस्ट नहीं करवाना, तो ये गलत है। जब भी हम क्वेश्चनियर सेट करते हैं तो मैंने आपको बोला सबसे पहले पायलट टेस्ट करवाना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिजाइनिंग योर क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, यू शुड कंसीडर द वर्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रायर टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। जब भी आप क्वेश्चनियर को डिजाइन करते हो तो आप पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन की वर्डिंग को चेक करते हो कि उसकी वर्डिंग क्या है, उसके बाद आप उसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो क्वेश्चनियर में दिखेंगे, वो सेट करते हो, ठीक है। देखो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमें उसकी वर्डिंग भी देखनी है और किस ऑर्डर में वो आएगा वो भी देखना है, तभी जाके क्वेश्चन एक सक्सेसफुल क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो जेकेएसएसबी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना था कि हमें पहले जो है वर्डिंग इंडिविजुअल क्वेश्चन की देखनी है, उसके बाद हमने ऑर्डर किस में अपीयर होना है वो देखना है, ठीक है। और उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत माना है, क्योंकि इसका आंसर बी और डी है। क्वेश्चनियर कलेक्ट डेटा बाय आस्किंग पीपल टू रिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, नहीं। क्वेश्चनियर जो है वो कलेक्ट करता है डेटा बाय आस्किंग पीपल टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर यूनिक है, मान लो देखो 50 बंदे हैं, उनके लिए सेम क्वेश्चनियर बनता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, मतलब मेरे लिए क्वेश्चन अलग, तुम्हारे लिए अलग नहीं होगा। एक एक सर्वे का एक ही तरह का क्वेश्चनियर होता है, ठीक है। तो एक यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, ठीक है। ये तो यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका टेबुलेशन के बारे में क्वेश्चन है, ऑल्दो तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड में बता दूं, बट अभी हमने टेबुलेशन पढ़ा नहीं तो क्यों करें। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे टेबुलेशन को, क्या कंसेप्ट है उसको देखेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे। बाकी क्लासेस का शेड्यूल मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना छोड़ दिया, बट मैं बता दूंगा डेली डोज में हमने एक पिछली बार देखा था, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालोनबिस। उनको जो फर्स्ट जो प्लान था उसमें वो मेंबर थे, और सेकंड प्लानिंग कमीशन के प्लान की फॉर्मेशन में उनका इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए उनको महालोनबिस मॉडल भी कहते हैं।
उनके नाम पे, उनके बर्थडे पे ही हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं। तो ये सब चीजें हमने कवर करी थी। तो आज हम फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स जो है किनको बोल देता है, सर रोनाल्ड आइल्मर फिशर को। ठीक है, सर R A फिशर को बोला जाता है। ये पॉइंट याद करना, एग्जाम में पूछे तो आप मार्क कर लोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल का लेक्चर कंटेंट पसंद आया तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग और यूट्यूब चैनल। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं। बाकी आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों की रोज हमारी मॉर्निंग में मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ, और इवनिंग में आपका जीके वाले पोर्शन का टेस्ट चल रहा था। अब जम्मू कश्मीर के भी हो गया ऑलमोस्ट। कल हमारा हेरिटेज एंड कल्चर का लेक्चर होगा, उसका जम्मू कश्मीर कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश में स्विच करेंगे, तो वो क्लासेस साथ साथ चलती है। बाकी स्टैट्स की क्लासेस का शेड्यूल है, हफ्ते में 2-3 क्लासेस स्टैट्स की हो जाती हैं। तो मेरा टारगेट है कि 24 जून तक, जैन तक सॉरी, आपकी स्टैट्स भी हम कंप्लीट करें। दिस इज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।